में किस तरह से हो रहा है वो हम कल देख चुके थे, है ना, कि किस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ऑक्सीजन कैसे लंग से हमारे ब्लड के अंदर आती है, इसकी बात हमने कल करी थी। ठीक, वो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने जो ऑक्सीजन ली है वो लंग्स में गई और लंग्स से फिर जो है वो कहाँ जाती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आती है ना, एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस करती हुई। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि CO2 जो है वो अब कैसे आ रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में दो गैसेस जो है वो मेन इंपोर्टेंट फंक्शंस जो है प्ले करती हैं। पहली थी हमारी कौन सी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने कल देख लिया कि किस तरह से वो लंग्स में आई और लंग्स से फिर वो कहाँ गई, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आई और ब्लड स्ट्रीम से फिर वो वेरियस पार्ट ऑफ टिश्यू तक पहुंच जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो CO2 है ना, वो किस तरह से बाहर आ रही है, किस तरह से टिश्यूज को बना रहे हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि CO2 ये हमारे बॉडी के अंदर आई कहाँ से, है ना। ऑक्सीजन तो हम बाहर से ले रहे हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये जो CO2 है ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से आई। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि हम जानते हैं, हमने इतनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली है और अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर वेरियस टाइप की प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जैसे कि ऑर्गन अपना काम कर रहे होते हैं, है ना, देन किडनी अपना काम कर रही है, टिश्यूज अपना काम कर रहे हैं, और सबसे मेन चीज जो उसकी पहली यूनिट होती है जिसको हम सेल बोलते हैं, तो सेल भी अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कई तरह के फंक्शंस कर रहे होते हैं सेल, है ना। उनमें डिवीजन होता है, उनमें जो है और क्या क्या हो रहा है, मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, देन मेटाबॉलिज्म का जो है काम कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रोसेस हो रही है, तो क्लियर सी बात है जहां भी फंक्शंस होगा वहां पर हीट जनरेट होती है और वहां पर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट या कुछ वेस्ट गैसेस भी बन सकती हैं। तो CO2 जो होता है वो उसी का रिजल्ट है। जो इतनी सारी प्रोसेसेस, जो सेल हमारी इतनी सारी प्रोसेसेस कर रही है बॉडी के अंदर, टिश्यूज अपना इतना सारा काम कर रहे हैं, नए टिश्यू भी बन रहे हैं, पुराने टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका रिजल्ट, ठीक है ना, जब कोई काम होगा, कोई फंक्शन होगा तो कुछ वेस्ट गैस भी निकलेगी और ये जो CO2 है ये वही गैस है जो कि उसका प्रोडक्ट है, फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि CO2 किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है अस बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, राम देवो या राम, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है। बाइकार्बोनेट आयन हमारे ब्लड के अंदर जो CO2 है वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, यदि हम अपने ब्लड में से CO2 देखेंगे तो ब्लड के अंदर जो CO2 है वो किस फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में है। और बाइकार्बोनेट आयन का जो फॉर्मूला होता है हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, HCO3, HCO3, ये है बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 ट्रेवलिंग कर रही होती है, ठीक है, निकलती है बाहर वो CO2 के फॉर्म में ही निकलती है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हम गैस निकाल रहे हैं वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में निकाल रहे हैं, वो तो हम CO2 के फॉर्म में ही निकाल रहे हैं, लेकिन ट्रेवलिंग जो है वो कर रही है HCO3 के फॉर्म में। ये HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट आयन होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। थोड़ी सी केमिस्ट्री है इसके अंदर, आप लोग सभी लोगों ने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं, एक डायग्राम हम बना देते हैं आप लोगों को ताकि अच्छे समझ में आए। मान लो ये कोई सेल है, सेल है, ठीक है ना, कोई कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या बन रहा है, यहाँ कोशिका के अंदर अभी हमने बताया जब कोशिका काम करेगी तो कोशिका के अंदर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इस सेल के अंदर क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, क्योंकि सेल के अंदर ही बन रहा है ना, सेल से ही CO2 बाहर निकलेगी।
ठीक, तो इस सेल के अंदर जो CO2 बन रहा है इसको बाहर आना है, कहाँ आना है, बाहर कहाँ आना है, बाहर आना है हमारे लंग्स के अंदर आना है। क्योंकि एक बार जब हम इंस्पायर करेंगे वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन वाली, अब दूसरी बार जब हम एक्सपायर करते हैं तो CO2 निकल रही, तो मतलब हम वो कहाँ से निकल रही है, लंग से निकल रही है, और इस सेल के अंदर CO2 बन रही है, इसको आना कहाँ है, हमारे लंग्स के अंदर आना है। तो यहाँ पर हम लंग्स बना देते हैं, ये है हमारे लंग्स, ठीक है, ये है लंग्स। इस सेल से, ये सेल कहीं की भी हो सकती है ना, वो जो अभी चौकोनी की सेल हो सकती है, ठीक है ना, एब्डोमेन की सेल हो सकती है, स्टमक की सेल हो सकती है, कहीं की भी सेल, बस आपको समझना है सेल के अंदर CO2 बन रही है। अब देखिए इस सेल के पास से कोई ना कोई, मान लो इस सेल के पास से ये क्या जा रही है, मान लो ये आर्टरी कोई ब्लड वेसल से है ना, इस ब्लड वेसल्स के अंदर आएगी सबसे पहले, ये CO2 किसके अंदर आएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर आएगी, मतलब ब्लड के अंदर मिक्स होगी, क्योंकि CO2 वहां तक कैसे पहुंचेगी, CO2 पहुंचेगी ब्लड के अंदर मिक्स होके, जैसे ऑक्सीजन भी कैसे पहुंच रही थी, ब्लड के अंदर मिक्स होके पहुंच रही थी, है ना, तो ऐसे ही CO2 भी कैसे जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक ही मीडियम है हमारे शरीर में, वो हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ही कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो सकती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, है ना, और चाहे वो हार्मोन्स हो, तो ये सभी चीजें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो ये CO2 कहाँ आ जाएगी, CO2 आ जाती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ये है ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 आ जाएगी, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर कहाँ आएगी, RBC के अंदर आती है। आप लोग ध्यान रखना कि हमने जब वो पढ़ा था, ऑक्सीजन पढ़ा था, इसको हम उसी से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखा था कि RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्ट होता है ना, ऑक्सीजन RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड हो जाती है, और RBC हम जानते हैं कहाँ होती है, RBC होती है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, RBC सॉरी हीमोग्लोबिन कहाँ होता है हमारा, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाता है ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, RBC के साथ ये CO2 किसके साथ अटैच होगी, मान लो ये हमारा ब्लड के अंदर RBC, ब्लड के अंदर कई सारी सेल होती हैं जिसमें से हमने कौन सी सेल निकाली, RBC वाली सेल निकाली, तो ये CO2 किसके साथ अटैच होगी, RBC के साथ अटैच होगी। अब RBC के साथ अटैच होके ये क्या होती है, RBC के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, ये CO2 कहाँ गई, RBC के साथ बाइंड हुई, तो RBC के अंदर कुछ फ्लूइड भी होगा, मतलब वाटर भी होगा, हम जानते हैं, तो ये वाटर के साथ क्या हो जाती है, H2O प्लस CO2, ये पूरा का पूरा जो सेल हमने बनाई है, ये सेल है हमारी RBC, ठीक है ना, CO2 कहाँ गई, RBC के साथ के अंदर गई, और RBC के अंदर जो फ्लूइड है, मतलब RBC में कुछ पानी की मात्रा भी होगी, तो उस पानी के साथ ये CO2 क्या हो जाती है, बाइंड हो जाएगी, ठीक है ना, और क्या बना लेगी, जब H2O और CO2 मिलता है, ठीक है ना, हम जानते हैं जब H2O और CO2 मिलेगा तब क्या बनेगा, H2CO3 मिलेगा, जो है बनेगा, थोड़ा सा इसको हम यहाँ बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोग समझ सकें, तब क्या बनेगा, H2CO3, H2CO3 बनेगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए फिर से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत काम की चीज पढ़ा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और नहीं पूछे तो भी हमें नॉलेज तो होना चाहिए CO2 के साथ क्या हो रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, सेल के अंदर CO2 बन रही है, ठीक है ना, ये CO2 जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी, बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर भी जो हमारा RBC वाला है, सिर्फ हमने RBC वाला जो है वो लिया है, एक ही सेल लिए है ना, ब्लड के अंदर की हमने RBC वाली सेल उठाई है, तो ये CO2 RBC के अंदर जाएगी, RBC के पास जो H2O है, उस H2O के साथ और CO2 मिलके क्या बनाएंगे, H2O और CO2 मिलके क्या बना लेंगे, है ना, एक H यहाँ से आ गया, H2 और CO3 बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, H2CO3। ये H2CO3 का मतलब क्या होता है, ये है कार्बोनिक एसिड, ये H2CO3 जो है इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड। मतलब क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया। जब पानी के साथ CO2 कंबाइन हुई तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड बना किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर बना है। याद रखना है कहाँ बना है? आरबीसी के अंदर बना हुआ है। ये पूरी की पूरी हमने एक सेल ली है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बात नहीं करना है, यहाँ हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये बहुत अनस्टेबल टाइप का एसिड होता है। मीन्स ये बहुत आसानी से टूट भी जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, ठीक है ना। याद रखना है कि कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? ये जो H2CO3 बना है ये एक ऐसा एसिड है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल है जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि जो अपने आप टूट जाएगा, ठीक है ना, आसानी से अपने आप टूट भी जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा आरबीसी के अंदर, ये हम और अभी ये ब्लड वेसल्स के अंदर की बात कर रहे हैं। फिर से हमने आरबीसी बना दी, ये दूसरी हमने आरबीसी बना दी, अभी आरबीसी के अंदर की बात चल रही है। अब होगा क्या? ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड बना हुआ है, ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड बना है, ये कार्बोनिक एसिड क्या होगा? टूटेगा। मतलब H2CO3 क्या होगा? टूटेगा। ये जब H2CO3 टूटता है तब क्या होगा? इसमें से एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जब H2CO3 टूटा तो एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा? HCO3 निकलेगा। HCO3 HCO3 मतलब क्या बन गया? HCO3 अभी हमने बताया था क्या बन गया? ये बाइकार्बोनेट। मतलब ये जो हमारा बना है बाइकार्बोनेट बना है और ये हमारा हाइड्रोजन आयन। बाइकार्बोनेट पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन आयन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये केमिस्ट्री में हम जानते हैं। सिंपल समझ में आया? कार्बोनिक एसिड बना था, कार्बोनिक एसिड फिर से टूटेगा क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है। और ये पूरी प्रोसेस आरबीसी के अंदर हो रही है। ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? आरबीसी के अंदर, ठीक है ना। अब क्या हुआ? ये जो कार्बोनिक एसिड हमारा बना था ये फिर से टूटेगा। किस पार्ट में? एक तो H इसमें से बाहर निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया। जब हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा तब बचा क्या? HCO3। और HCO3 होता क्या है? ये बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना। ये हमने लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये जो H आयन है, अब H आयन क्या करता है? ये तो Hb के साथ बाइंड हो जाएगा। अब हम जानते हैं इस आरबीसी के अंदर क्या है। मान लो इस आरबीसी के अंदर ये Hb है। Hb हम जानते हैं आउटर सरफेस पर Hb होता है, ठीक है ना। आउटर नहीं, अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये Hb किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर Hb भी होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये किसके साथ अटैच हो जाता है? Hb के साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन किसके साथ? Hb के साथ अटैच हो जाता है। और ये जो HCO3 जो है ये अब आरबीसी से बाहर निकलता है। HCO3 क्या होगा? ये आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा H आयन और ये जो हमारा बाइकार्बोनेट बना था, मतलब HCO3 बना था, तो उसमें से हाइड्रोजन आयन Hb के साथ क्या हुआ? अटैच हुआ। और जो बाइकार्बोनेट आयन जो बना था, मतलब HCO3 बना था, ये अब आरबीसी से क्या होगा? बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जब ये आरबीसी से बाहर निकलता है, ठीक है ना, ये माइनस चार्ज है। तो जब ये आरबीसी से बाहर निकलता है तो ऐसे ही नहीं निकलेगा कि बाहर, तो इसको हमारे ब्लड स्ट्रीम से कुछ अंदर भी आना चाहिए, ठीक है ना। जब HCO3 बाहर निकलेगा तब ब्लड में से कुछ आरबीसी के अंदर आना भी जरूरी रहेगा। तो अंदर क्या आ जाता है? अंदर आ जाएगा क्लोराइड आयन। अंदर क्या आ जाता है? क्लोराइड आयन। और ये क्लोराइड आयन कहाँ पर पड़ा हुआ है? ये हमारे प्लाज्मा में पड़ा हुआ है। क्लोराइड आयन कहाँ पड़ा हुआ है? प्लाज्मा में। और क्लोराइड आयन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो जब एक माइनस चार्ज बाहर आ रहा है ना, ये हम फिजिक्स में जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जब कोई माइनस चार्ज जाएगा बाहर तो वहीं से बाहर से कोई माइनस चार्ज अंदर भी आना जरूरी होता है ना, ये रिएक्शंस को फुलफिल करने। तो जब ये HCO3 बाहर जाएगा तो प्लाज्मा के, क्योंकि यहाँ इस हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा भी तो है, तो प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड होता है वो कहाँ आ जाता है? अंदर आ जाता है। और HCO3 अब कहाँ आ गया? HCO3 आ गया बाहर, ठीक है ना। HCO3 आ गया बाहर, मतलब बाइकार्बोनेट आयन आ गया बाहर। और अभी हमने बताया था कि CO2 जो होती है वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब ये इस तरह से बाइकार्बोनेट फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करती रहेगी? ट्रेवलिंग करती रहेगी।
कहाँ तक जाएगी? अब ये हमारा ब्लड जा कहाँ रहा है? हमारे लंग्स के पास पहुंचेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर वो नहीं होना है कि क्या हो रहा है प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। बस ये आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए, है ना। अब क्या पहुंचेगा? ये हमारा बाइकार्बोनेट जो ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है ना, ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हमारे टिश्यू के पास। कहाँ पर? कौन से टिश्यूज के पास पहुंचा? ये हमारा पहुंचेगा लंग्स के पास। ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पहुंच गया? हमारे लंग्स के पास पहुंचा। अब लंग्स के पास जैसे ही पहुंचता है तो ये लंग्स के टिश्यूज हैं। अब लंग्स के टिश्यूज में देखो, ये थे हमारे नॉर्मल टिश्यू जहां पर जनरेट हो रही थी, कहाँ है ना, यहाँ पर CO2 जनरेट हो रही थी। लेकिन ये हमारे लंग्स के टिश्यू के पास जब पहुंचेगा तो लंग्स के टिश्यू अब यहाँ पर कुछ अलग रिएक्शंस होंगी, क्योंकि यहाँ से अब इसको बाहर निकलना है। यहाँ पर जनरेट हो रही है तो लंग्स से अब CO2 कहाँ जाना है? बाहर जाना है। तो यहाँ पर अब क्या होगी रिएक्शंस, वो हम देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ये लंग्स के पास पहुंचती है, ठीक है ना, अब क्या होगा, यहाँ पर मान लो ये फिर आरबीसी हमने बनाई है ना, यहाँ भी तो आरबीसी होगी। अब हमने क्या देखा था कि ये जो HB आयन, ठीक है ना, ये जो HB आयन के पास क्या जुड़ा हुआ था? यहाँ पर H आयन जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जुड़ा था ना कि H आयन जो है वो किसके साथ जुड़ गया था? HB के साथ जुड़ गया। अब जैसे ही ये HCO3 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी कि HCO3 के साथ फिर से H आयन जुड़ जाएगा। मतलब वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, और हीमोग्लोबिन को छोड़ने के बाद वो फिर से किससे जुड़ जाएगा? इस बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, H आयन अलग हो गया था, HB के साथ जुड़ गया था, लेकिन लंग्स के पास जैसे ही वो HCO3 पहुंचेगा तो फिर वो हीमोग्लोबिन से H आयन निकल के फिर से पुनः किससे जुड़ जाता है? वो HCO3। मतलब ये जो हमारा HCO3 बाइकार्बोनेट जो ट्रेवल कर रहा है वो फिर से उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर से वो H उसके साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? H2CO3 फिर से वही बन जाएगा, है ना। फिर से क्या बन जाएगा? H2CO3। यहाँ पर हम बना देते हैं, जुड़ा और क्या बन गया? H2CO3। ठीक है ना, H2CO3 बन, ठीक है ना। H2CO3 क्या था? कार्बोनिक एसिड। जब H आयन HCO3 से फिर से जुड़ेगा तब वो क्या बन जाएगा? H2CO3। H2CO3 पुनः वो यहाँ पर बन गया। अब क्या होगा? H2CO3 अब क्या होगा? यहाँ पर H2CO3 फिर यहाँ टूटेगा, ठीक है। H आयन यहाँ पर जुड़ा, फिर से क्या बन गया? हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया। जब H आयन फिर से यहाँ जुड़ेगा, अब क्या होना है? इस कार्बोनिक एसिड के अंदर क्या है? जब ये कार्बोनिक एसिड बना है तो इसी के अंदर क्या है? हमारी CO2 है। अब CO2 को जाना है बाहर, लंग्स से कहा जाना है? बाहर। अब क्या होता है? ये कार्बोनिक एसिड फिर से लंग्स के टिश्यूज के पास टूटता है। एक बार यहाँ टूटा था कार्बोनिक एसिड, अब कार्बोनिक एसिड एक बार फिर से कहाँ टूटेगा? लंग्स के टिश्यू के पास टूटेगा, और जब ये यहाँ पर टूटेगा तब क्या होगा? H2O और CO2 बनेगा। हम जानते हैं जब कार्बोनिक एसिड टूटता है तो क्या बनता है? H2O और CO2। तो यहाँ से फिर से टूट के क्या बनेगा? वो H2O प्लस CO2। समझ में आया? देखिए यहाँ पर CO2 और H2CO3 जब टूटता है तो क्या बनेगा? यहाँ पर H2 और CO2 के जुड़ने से क्या बन रहा था? H2CO3। वही यहाँ बना है H2CO3। तो जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? H2O और CO3 में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? H2CO3 जब टूटा तो इसमें से क्या निकला? H2O निकला और CO2 निकला। ये जो CO2 होता है, ये CO2 चला जाएगा किसके पास? एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई हमने बताया था, लंग्स के पास क्या होती है? एल्वियोलाई, है ना। ये टिश्यूज के अंदर हो रही थी ये प्रोसेस। अब ये जो CO2 है ये गैस फॉर्म है, तो ये कहाँ चला जाता है? हमारे एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई से CO2 जो है वो एक्सपायर आउट हो जाती है, और H2O जो है वो वही रहेगा, है ना। इसीलिए लंग्स में आप लोगों ने देखा होगा, लंग्स में एक नमी भी होती है ना। लंग्स बिल्कुल जो स्पॉन्जी होते हैं ना, लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, उसमें हल्की सी नमी होती है। तो वो नमी अब आप समझ पा रहे होंगे किस लिए होती है, क्योंकि H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड टूटा था, लंग्स के टिश्यू के पास आके कार्बोनिक एसिड टूटा था, और जब कार्बोनिक एसिड जब टूटा था तब उसमें से H2O भी निकला था, है ना। H2O मतलब हम जानते हैं वाटर है, H2O।
और CO2 क्या है, गैस है, तो ये गैस तो बाहर आ गई और H2O के कारण क्या रहेगी, उसमें थोड़ी सी नमी रहेगी, ठीक है ना। तो CO2 जो है वो एल्वुलाई के पास पहुंची और बाहर निकल जाएगी। H2O के कारण लंग्स की जो टिश्यू होते हैं, लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं, उसमें थोड़ी सी नमी रहती, मॉइस्चर जो है लंग्स में इसीलिए रहता है ना। तो आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है देखिए कि किस तरह से बाहर जा रहा है। एक चीज हमने और यहाँ पर बताना आप लोगों को भूल गए, ठीक है ना। एक चीज ये कि जब यहाँ पर, चलिए एक बार फिर से बता दें, तब फिर से वो चीज आएगी तो फिर हम उसका नाम वहीं बता देंगे। एक बार फिर से इसको सुनिए, ठीक है ना, कि हो क्या रहा है। देखिए क्या हुआ, सेल ने क्या बनाया, CO2 बनाया। इस CO2 को जाना है लंग्स से बाहर निकलना है, लेकिन ये इतने आसानी से लंग्स से बाहर नहीं निकल जाती है, कई सारी प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कितनी प्रोसेस होती है। तो देखिए क्या हुआ, सेल ने क्या बनाया, CO2 बनाया। ये CO2 जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो आरबीसी के पास आता है। ये CO2 को आरबीसी कैच कर लेती है। अब आरबीसी के पास जो H2O है ना, तो H2O और CO2 मिलके क्या बना लेते हैं, H2CO3 बना लेते हैं। H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये टूट जाएगा। आप लोग प्लीज, डॉक्टर धानी सिंह चौहान, नहीं पढ़ना है तो प्लीज आप बाहर निकल जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर धानी सिंह, नहीं पढ़ना है तो प्लीज आप बाहर जा सकते हैं क्लास से, लेकिन लोगों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमारी भी लिंक टूट जाती है, अच्छी खासी हमारी लिंक चल रही होती है, वो भी फिर टूट जाती है आप लोगों के कारण। आप लोग समझते नहीं है ये चीज, पता नहीं एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए फिर से, सेल ने क्या बनाया, CO2 बनाया। ये CO2 कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में भी किसके पास जाता है, हम जानते हैं ब्लड स्ट्रीम में भी ये जाता है आरबीसी के पास। आरबीसी के पास जो H2O है, तो H2O के साथ CO2 का रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है। इस H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो है बहुत इजीली टूट भी जाता है ना। ये क्या होता है, अनस्टेबल टाइप का कंपाउंड है, जो भी ये हमारा नया कंपाउंड बना है। तो अब ये टूटेगा, जब कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो वो किस किस में, दो चीजों में टूट जाएगा। एक तो H आयन बाहर निकल जाएगा और HCO3 बन जाएगा। H आयन पर प्लस चार्ज रहता है, हम जानते हैं, HCO3 पर माइनस चार्ज रहेगा, है ना। ये H आयन जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अटैच हुआ है और यहाँ पर फिर से बाहर निकलेगा लंग्स के पास, याद रखना है ना। तो यहाँ पर तो ये अटैच हो गया, लेकिन यहाँ पर जब लंग्स के पास आएगा फिर से ये अटैच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये Hb के साथ क्या हुआ, अटैच हुआ। और जो HCO3 मतलब हमारा जो बाइकार्बोनेट बना था, ये बाइकार्बोनेट कहाँ आ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। मतलब ब्लड के अंदर आ जाएगा, मतलब आरबीसी से बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस चार्ज है, बाहर निकल रहा है, तो हम जानते हैं कुछ ना कुछ माइनस चार्ज आरबीसी के अंदर आना भी जरूरी है। तो अंदर क्या आ जाता है, क्लोराइड आ जाता है। अब ये क्लोराइड ही क्यों अंदर आता है, बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज बाहर आ रहा है। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड होता है उसके अंदर ऑलरेडी माइनस चार्ज होता है। तो ये माइनस चार्ज जब बाहर आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोराइड चार्ज अंदर चला जाएगा। कहां पर अंदर चला जाएगा, आरबीसी के अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, कि HCO3 बाहर आ रहा है, क्लोराइड अंदर आ रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोराइड आयन शिफ्ट। क्लोराइड आयन शिफ्ट, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोराइड आयन शिफ्ट। क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन शिफ्ट, या फिर हमबर्गर्स फिनोमिना भी कहा जाता है इसको। हमबर्गर्स ने ये सबसे पहले बताया था, हमबर्गर्स फिनोमिना भी कहेंगे। हमबर्गर्स फिनोमिना क्या होता है, जब HCO3 बाहर आ रहा है और क्लोराइड आयन अंदर जा रहा है आरबीसी के अंदर, तो इसे हमबर्गर्स फिनोमिना या फिर क्लोराइड आयन शिफ्ट भी कहते हैं। अब देखिए, तो ये HCO3 बाहर आ गया, तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अब ये बहता रहेगा ब्लड स्ट्रीम में। और जब ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग्स के टिश्यूज के पास पहुंचेगा। अब लंग्स के टिश्यूज में फिर से क्या होगा, अभी हमने बताया था, लंग्स के टिश्यूज में फिर से जो हीमोग्लोबिन ने जो H आयन को पकड़ के रखा था,
अब यहाँ से फिर से वो हीमोग्लोबिन H आयन को रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा, रिलीज करने के बाद देखो यहाँ पर ये बाहर निकल गया था, इसलिए H आयन यहाँ चला गया था, और यहाँ पर क्यों हुआ कि ये फिर से जब आरबीसी के अंदर गया है ना, मतलब HCO3 फिर से आरबीसी के अंदर गया, यहाँ पर बाहर निकल गया था, टिश्यूज के पास फिर से ये कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जब ये HCO3 आरबीसी के अंदर एंटर करता है तब यहीं पर हीमोग्लोबिन भी है आरबीसी के अंदर हो, और हीमोग्लोबिन के पास H आयन था जो उसने यहाँ पर क्या करा था, बाइंड करा था, तो वो रिलीज कर देता है। अब जैसे ही रिलीज करेगा तो उसकी जो है क्रिया किसके साथ हो जाती है, उसकी क्रिया हो जाती है HCO3 के साथ, है ना, रिएक्शन हो जाता है HCO3 के साथ। अब जब H आयन और HCO3 फिर से मिलते हैं तब क्या बन जाता है, H2CO3। ये देखिए H2CO3 मतलब क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड अभी हमने बताया कि कार्बोनिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इजीली क्या हो जाता है, फिर से वो उसमें जो है टूट जाएगा, मतलब अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पर आके फिर से टूटेगा, और जब कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो कार्बोनिक एसिड बन किससे रहा था, H2O से बन रहा था और CO2 से बन रहा था। तो जब टूटेगा तो यही दोनों चीजें तो निकलेंगी ना उसमें से। तो यहाँ से H2CO3 जब टूटा तो उसमें से H2O निकला और CO2 निकला। ये CO2 जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई के पास, है ना, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है उसके पास पहुंच जाएगा, और यहाँ से बाहर हो जाएगा, एक्सपायर आउट हो जाएगा, और H2O जो रहेगा वो लंग्स के टिश्यूज के पास ही रहेगा। यही कारण है कि लंग्स में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, लंग्स जो है इतना स्पॉन्जी टाइप का होता है ना, स्पॉन्जी होता है लंग्स, वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ वहां पर H2O भी, और H2O आया कहाँ से, ये भी हमने देख लिया कि H2O यहाँ से आया। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस एक प्रश्न था सर। हाँ जी सर एक प्रश्न है सर, प्रश्न ये है कि आपने बोला कि H2CO3 टूटा है कार्बोनिक एसिड, तो इसमें सेकंड स्टेज में आरबीसी की में जब वो टूटा तो नहीं सर, सेकंड स्टेज में जब ये H2CO3 टूटा और H का प्लस आयन बाहर निकल के हीमोग्लोबिन से अटैच हो गया। हाँ लेकिन हाँ तो यहाँ तो H प्लस ये H आयन निकला, लेकिन वहां पर ये टूटने के बाद में H आयन की जगह ये H2 और CO2 के रूप में कैसे टूटा, यहाँ तो H में टूटा। नहीं समझे आप क्या कह रहे हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर H2CO3 जो था, ठीक है ना, मतलब H2CO3 जो था ठीक ना, वो टूटेगा तो H आयन निकला, तो H आयन चला गया कहाँ पर, HB के पास। अब क्या बचा, HCO3 बचा। ये HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट, ये चला जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, मतलब आरबीसी से बाहर निकल जाएगा। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे एक H आयन बाहर निकला, लेकिन लंग्स में ये H2 और वेरी गुड। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर H2CO3 जब टूटा था तो H आयन और HCO3 निकला, लेकिन यहाँ पर जो है H2CO3 जब टूटा तो H2 और CO2 क्यों निकला? यस सर। ये पूछना चाह रहा है, यहाँ पर H आयन और HCO3 क्यों नहीं निकला टूटने के बाद? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है राधेश्याम मालवीय जी। आप ध्यान भी दे रहे हैं, समझ में भी ये आ रहा है कि आप जो है फिनोमेना को समझ भी रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं। चलिए यस सर। बताओ क्या, चलिए सुनिए आप। एक्चुअली ये क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। प्रेशर डिफरेंस मतलब किसका प्रेशर डिफरेंस? देखिए ये जो प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही थी ये सेल के पास हो रही थी, है ना, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, ये हमारे हो रही है लंग्स के पास। अब देखिए यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसी कारण ये जो है यहाँ पर जब टूटेगा, और यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन कम है क्योंकि यहाँ तो ब्लड लेकर आ रहा है, यहाँ तो फॉर्म हो नहीं रही ना CO2, लेकिन यहाँ पर CO2 फॉर्म हो रही थी, ठीक है ना, CO2 यहाँ फॉर्म हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर ये प्रोसेस हमें देखने को मिली, ठीक है ना, कि जब H2CO2 टूटा तब H आयन और HCO3 निकला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2 जो है अपनी CO2 की कंसंट्रेशन कम है, और CO2 की कंसंट्रेशन कम होने के कारण जब यहाँ पर H2CO3 टूटता है तब यहाँ पर H2O और CO2 बनता है, कंसंट्रेशन कम होने के कारण। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है सेल के पास है, ठीक है ना, और ये जो प्रोसेस हो रही है टिश्यू के पास है, अपने लंग्स के पास, ठीक है ना।
तो अब कंसंट्रेशन जो है इसका अपन जो है बोल सकते हैं कि CO2 के कंसंट्रेशन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक, तो समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, सुन लीजिए, थोड़ी सी इसमें केमिस्ट्री है, तो वो केमिस्ट्री भी इतनी हार्ड नहीं है, हमने वो बता दी है कि इस तरह से जो है CO2 बाहर निकलती है। इसे हम क्या बोलते हैं? CO2 ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 या फिर CO2 ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बाइकार्बोनेट, ये जो हमने लिखा है ये बाइकार्बोनेट आयन फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। कि बाइकार्बोनेट आयन सर एक बार और बता दीजिए, कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर क्या होगा और कम होने पर क्या होगा, ये बोल बता दीजिए सर। क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा, एक्चुअली क्या है कि इसके लिए आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है ना। जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब या तो आप एक काम करिए, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो होती है ना, प्रोसेसेस जो होती है, CO2H हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको आप पढ़िएगा। एक तो ये क्लोराइड CH2, क्लोराइड फिनोमेना या क्लोराइड रिएक्शंस, इसको आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में। क्लोराइड रिएक्शंस, बाइकार्बोनेट रिएक्शंस, इसको इन सिंपली बाइकार्बोनेट रिएक्शंस और क्लोराइड रिएक्शंस आप राधेश्याम जी जो है पढ़िएगा, कभी केमिस्ट्री की बुक उठाइएगा, तो आपको ये जो है ना, ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, कंसंट्रेशन के कारण ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली उसके लिए हमें बहुत पीछे डीप में जाना पड़ जाएगा, फिर बता तो हम दें लेकिन वो बहुत डीप में जाना पड़ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हो, इन शॉर्ट यदि हम बात करें, इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रही है, ठीक है ना, CO2 फॉर्म हो रही है। जब CO2 फॉर्म होकर यहाँ आ रही थी और H2O के साथ जब मिल रही थी, तब H2CO3 बन रहा था। यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में, इसलिए H2CO3 जब टूट रहा था तब इसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जा रहा था। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि CO2 ज्यादा है ना, यहाँ पर CO2 ज्यादा फॉर्म है, तो इसलिए वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही उसमें से बाहर निकल रहा था, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CO2 कम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकल के क्या हो रहा है, यहाँ पर दो फॉर्म में यहाँ पर निकल रही है ना, एक तो H2O बन रहा है और दूसरा CO2 बन रहा है। आप ये जो फिनोमेना है ना, ये जो रिएक्शन है, इसको पढ़िएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे, फिर डीप में ही बता देंगे। क्लोराइड रिएक्शन, हाँ जी विनोद श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, 1 मिनट लूंगा बस। हाँ जी सर, आज धनराज सर ने हमको एम्फीजिमा पढ़ाया है, और एम्फीजिमा में एक इंडिकेशन, जी उसमें इंडिकेशन है, उसमें एक डिजीज का नाम लिया गया था हाइपरकैप्निया। हाँ है ना, तो यहाँ पे जो वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में गया, यदि पेशेंट जिसका ब्रोंकाइल टर्मिनल और एल्वेलाई खराब हो गई है, तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये ब्लड में पड़ा रहेगा, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिगड़ जाएगी या ये प्रोसेस सतत चलती रहेगी, पर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। वेंटिलेशन नहीं, हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है? जैसे बोलिए, का पेशेंट या एम्फीजिमा का पेशेंट है, वो एक्सपिरेशन ही नहीं कर पा रहा है CO2 का, हाइपोवेंटिलेशन में चला गया। हाँ ठीक है, हाँ है ना, तो ये जो प्रक्रिया है उस कंडीशन में भी सतत चलती रहेगी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन लंग्स में होना चालू हो जाएगा एम्फीजिमा की कंडीशन चलती रहेगी ना। हाँ नहीं चलती रहेगी, क्योंकि देखिए अगर देखिए क्या है कि यदि, हाँ बिल्कुल चलती रहेगी, क्योंकि CO2 तो फॉर्म होगी ना, उसको तो वो तो होती रहेगी फॉर्म, वो तो वैसे भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और यदि हमारे दूसरे ऑर्गन, दूसरे टिश्यू काम कर रहे हैं, है ना, तो वो होती रहेगी फॉर्म। हम ब्लड गैस जो करते हैं ना, एक इन्वेस्टिगेशन होता है ब्लड गैस, उसमें हम ये देखते हैं ना, यही तो देखते हैं हम, बाइकार्बोनेट आयन ही तो देखते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ब्लड गैस में हम जो आर्टरी से सैंपल लेते हैं, और याद रखना ब्लड गैस में हम आर्टरी से सैंपल लेते हैं, तो आर्टरी से सैंपल लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं ना कि उसमें कितना है, वो बाइकार्बोनेट आयन कितना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन निकला कि नहीं, तो ये सब चीजें उसी में देखते हैं आप लोग, रिपोर्ट्स वगैरह जो देखेंगे तो
ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा। बाकी राधे श्याम जी, मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले है ना। राधे श्याम जी, आप ये जो है क्लोराइड रिएक्शन और बाइकार्बोनेट रिएक्शन एक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। ये हमारी जो प्रोसेस, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, राधे श्याम जी रुकिए एक मिनट। सर हम एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस लेते हैं, फिर तो वहाँ भी कुछ क्रिया होती होगी ना सर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाहर निकालने के लिए? तो CO2 के जगह C2O3 भी हो सकता है ना सर? नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हो आप? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अलावा हम नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी खींचते हैं ना सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आती है तो अभी जैसे CO2 और H2 अलग अलग हो गया सर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो C2O3 भी हो सकता है ना सर? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया ये भी आपने, कि देखिए होता क्या है, ये जो हमारी नोज है ना, ठीक है ना, और नोज के भी अंदर, ठीक है ना, हमने आपको बताया था जब कल आप लोगों ने पढ़ा था, कल हमने बताया था ना, ये हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है ना, ये हमारा एल्वियोलाई है, ये हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और ये है हमारा ब्लड वेसल। याद आ रहा है कल का? ये एल्वियोलाई, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बीच में, और ये ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, O2 आ गई, ठीक है ना। अब एक्चुअली ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्यों है? मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना किसी चीज को। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की खासियत ये है, ठीक है ना, यदि हम क्वाइट ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती अगर मान लो किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड का पाइप ही हम माउथ में लगा दें या हम अपने नोज में लगा दें, तो वो यहाँ पर इसको क्रॉस कर जाएगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। लेकिन जो हम एयर को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर आ सकती है, ठीक है ना। कुछ मात्रा में क्या होगा, जो दूसरी गैसेस हैं, हीलियम गैस है, ओजोन है, कई सारी गैसेस जो हैं वो भी अंदर आ सकती है, नाइट्रोजन गैस है, ये भी अंदर आ सकती है। अब यहाँ पर कई सारी गैसें मान लो, है ना, इस एल्वियोलाई के पास, क्योंकि लंग्स में गई। लेकिन ये जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की एक इतनी अच्छी बात है कि यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को ही बाहर आने देगी, समझ रहे हो। लेकिन क्वाइट ब्रीथिंग में 1 मिनट, लेकिन क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब होता है जो हम आराम से ले रहे हैं अभी, ठीक है ना, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। यदि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का पाइप लेके मुंह पे ही लगा दो, तब तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। जैसे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अब वो तो हम क्या कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग, वो क्वाइट ब्रीथिंग तो कर नहीं रहे हैं, वो तो फिर जा ही रही है गैसेस अंदर, वो फिर आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन इससे क्वाइट ब्रीथिंग में नहीं आती है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में नहीं आती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। चलिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए मिटा दें, आया समझ में? जी सर, अच्छा से आ गया। चलिए, अब लास्ट चीज और जल्दी से पढ़ लेते हैं। कुछ टर्म है एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म आखिरी, तो ये हमारा रेस्पिरेशन आज खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब डिस्टरबेंस ऑफ ब्रीथिंग से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यदि हार्ट रेट कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट बढ़ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया। तो ऐसे ही यहाँ पर यदि रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, तो रेस्पिरेटरी रेट जब बढ़ जाता है तो इसे हम बोलते हैं टेकिपनिया,
TACHYPNOEA। ठीक है, टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब बढ़ जाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, एक ही लगा देंगे। जब कम हो जाएगी तो ब्रेडी लगा देंगे, हम जानते हैं ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया, ठीक है ना। किसी किसी बुक में ये ओ नहीं मिलेगा, किसी किसी में ओ मिलेगा, ठीक है ना, तो आप ओ लगा भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये ब्रेडिपनिया, यदि क्या हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाए। ठीक, डिक्रीज होने को हम बोलते हैं ब्रेडिपनिया, बढ़ने को बोलते हैं टेकिपनिया। फिर होता है पॉलिपनिया। पॉलिपनिया, POLY, पॉलिपनिया। पॉलिपनिया का मतलब क्या होता है? रेपिड, जल्दी जल्दी होना, है ना, रेपिड रेस्पिरेशन। रेपिड रेस्पिरेशन, जैसे डॉग में होता है ना, डॉग जो होता है, इसको हम रिसेंबल कर सकते हैं डॉग। जो डॉग होते हैं उनका क्या है, रेपिड रेस्पिरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिपनिया। फिर एक और होता है एपनिया। एपनिया, एपनिया का मतलब होता है, एपनिया का क्या मतलब होगा, टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग। अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ मतलब ब्रीथिंग रुक जाना, अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, एपनिया। फिर एक होता है डिस्निया। डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है डिस्टरबेंस ऑफ ब्रीथिंग। डिस्टरबेंस, डिस का मतलब ही होता है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्टरबेंस ऑफ ब्रीथिंग। टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, ब्रेडिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना, पॉलिपनिया मतलब रैपिड रेस्पिरेशन, एपनिया मतलब अरेस्ट हो जाना, ब्रीथिंग होना ही नहीं, और लास्ट है हमारा डिस्निया। डिस्निया मतलब डिस्टरबेंस ऑफ ब्रीथिंग। तो ये 5 कुछ टर्म होते हैं एब्नॉर्मलिटी से रिलेटेड। चलिए, समझ में आया? सफिशिएंट है आज के लिए इतना? यस सर, इसके बाद में कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट होगी। ब्रीथिंग सर। चलिए, तो कल अपन ये है, ये हमारा रेस्पिरेटरी हो गया। रेस्पिरेटरी में अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो जो चीजें आप लोगों को समझने के लिए थी कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो हमने बता ही दी है। बाकी तो अब इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं कि वो बताया जाए रेस्पिरेटरी। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ले लिया सर। चलिए, मिलते हैं कल। हम कोई नए सिस्टम के साथ हम मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ अलग पड़ेगी सर, एक बार ये रिपीट कर दीजिए सर, एक बार ये रिपीट कर दीजिए बोर्ड में जो लिखे हैं। ये तो देख लीजिए, इसको देखिए। टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, ब्रेडिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना, पॉलिपनिया मतलब रैपिड रेस्पिरेशन होना, जल्दी जल्दी होना, एपनिया का मतलब होता है अरेस्ट हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट रुकी जाना, ब्रीथिंग रुक जाना, और डिस्निया का मतलब होता है डिस्टरबेंस हो जाना, रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में डिस्टरबेंस आना, जैसे अस्थमा में आता है, डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए ये टर्म भी, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सिस्टम के साथ। रेस्पिरेशन अपना खत्म। समझ में आया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, फिर मिलते हैं कल। ओके सर, गुड इवनिंग सर। ओके ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।